काफी अच्छा पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स एज वेल एज सर। ये टॉपिक आप फाइनल में भी पढ़ोगे, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन और या फिर टैक्स मैनेजमेंट। इसके कंपैरिजन भी हम आगे हमारे पास टेबल में। सर ये इंटर में तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, इंटर के अलावा फाइनल में भी आपको ये पढ़ना है। और कोई बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं और वो फाइनल के स्टूडेंट्स हैं तो ये टेबल ध्यान रखिएगा, फाइनल लेवल पे भी आता है 6-7 मार्क्स के लिए, तो इसको समझना जरूरी है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन एंड टैक्स मैनेजमेंट। सर एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है कि आपने रिटर्न फाइल की है, बताओ ये क्या है, टैक्स प्लानिंग है, टैक्स मैनेजमेंट है, टैक्स इवेजन है या टैक्स अवॉइडेंस है। आपने एडवांस टैक्स जमा किया, आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, आपने एटीसी का इन्वेस्टमेंट किया, आपने खर्चा गलत क्लेम कर दिया है। तो एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में, 6-7 ट्रांजैक्शंस होंगे और बताना पड़ेगा वेदर दीज ट्रांजैक्शंस आर अ टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स मैनेजमेंट। तो एग्जाम के उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि टॉपिक है क्या। अक्सर जनरली जब मैं बेस स्टार्ट करता हूं, टैक्सेशन की क्लास का इंट्रोडक्शन देता हूं, तब ये वर्ड डिस्कस करता हूं, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन और एक वर्ड और है टैक्स मैनेजमेंट। ठीक सर, एज अ कंसल्टेंट से एज अ कंसल्टेंट, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज अ टैक्स कंसल्टेंट मुझे इन सब का आइडिया होना चाहिए अपनी प्रैक्टिस को दमदार बनाने के लिए। कोई भी क्लाइंट जब हमें अप्रोच करता है तो टैक्स प्लानिंग के लिए अप्रोच करता है और क्लाइंट अप्रोच करता है टैक्स इवेजन के लिए, तो हम उसमें इन्वॉल्व ना हो, यही हमारी प्रोफेशनल एथिक्स है। अदरवाइज ये 4 चीजें हैं, इसमें से 2 अच्छी हैं 2 खराब हैं। टैक्स प्लानिंग अच्छी है, करिए क्लाइंट के लिए, टैक्स मैनेजमेंट करिए क्लाइंट के लिए, लेकिन अगर क्लाइंट इंटरेस्टेड है आपके साथ मिलकर टैक्स इवेजन करने में तो साफ साफ ना कहिए। टैक्स अवॉइडेंस एक ऐसी चीज है जिसमें फ्यूचर में आप लिटिगेशन में फंस सकते हैं। आज भले आप टैक्स बचा लो, आज आप लॉ का मिसयूज करके, लॉ के लूपहोल को यूज करके भले टैक्स बचा लो, लेकिन आगे वो आइटम टैक्सेबल होने वाला होगा और हो सकता है फ्यूचर में आपको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लग जाए अगर अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुआ तो। काफी अच्छा टॉपिक है। एग्जाम के लिए वेटेज इंटर लेवल पे 5-6 मार्क्स का तो है ही है, फाइनल लेवल के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक, और फाइनल लेवल पे तो टैक्स प्लानिंग बोल के एक चैप्टर ही है इंस्टीट्यूट की तरफ से 20-25 पेज का। ठीक है सर, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। अभी फिलहाल इंटर लेवल पे बहुत लिमिटेड डिस्कशन करना है, व्हाट इज टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द 4 आइटम्स इंक्लूडिंग टैक्स मैनेजमेंट। और एग्जाम का क्वेश्चन मैंने अभी बताया ना, आपने 2 स्टाफ रखे थे अपनी दुकान पर और आपने 4 स्टाफ की सैलरी डेबिट कर दी, ये क्या है? आपने टीसी का इन्वेस्टमेंट किया, आपने पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए जमा करके टैक्स का एडवांटेज लिया, क्या है ये? आपने एडवांस टैक्स जमा किया, आपने रिटर्न फाइल की, ये क्या है? टैक्स प्लानिंग का पार्ट या टैक्स मैनेजमेंट का पार्ट? इसको समझना जरूरी है अपने एग्जाम्स के लिए, पढ़ाई के लिए। और सर ये टॉपिक सीए इंटर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सीएमए इंटर, सीए इंटर एक जैसे हैं, तो ये टॉपिक सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है। हाँ, सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स के सिलेबस में इतना है जितना सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल में भी नहीं है। सीएमए फाइनल में मैंने क्या कहा, 20-25 पेज का है। सीए फाइनल का जो टैक्स प्लानिंग चैप्टर है वो 50 से 60 पेज का है, 3 गुना कॉन्सेप्ट्स है। तो सिर्फ टैक्स प्लानिंग कहने से ऐसा नहीं होगा कि मैंने बोला मैं टैक्स प्लानिंग पढ़ा रहा हूं तो अच्छा ये इंटर का टॉपिक नहीं है, ये फाइनल का टॉपिक है और ये सीए का टॉपिक है, सीएम, ऐसे नहीं है। टैक्स प्लानिंग सीए इंटर में नहीं है पढ़ना, सीए फाइनल में 50-60 पेज का स्टडी मैट है उनका, सीएमए फाइनल में 20-25 पेज का है और सीएमए इंटर में 1-2 पेज का है। बस ये 3 डेफिनेशन और टेबल। तो अपने कोर्स को पहचानो, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ो। ठीक, यहां पर मैं इस वीडियो में सीएमए इंटर के स्टूडेंट को एड्रेस कर रहा हूं और ये हो सकता है वीडियो आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो, सिर्फ फर्क समझने के लिए कि हमारा कोर्स में सिलेबस क्या है। बच्चे भागते रहते हैं इधर उधर, सीए इंटर का और सीएमए इंटर का टैक्स के सिलेबस सेम है और सीए इंटर की पढ़ाई करके जाते हैं, एग्जाम देते हैं और देखते हैं मार्क्स ही नहीं आ रहे। तो क्यों नहीं आ रहे भाई? आपने अपना सिलेबस को पहचाना ही नहीं कि आपको क्या पढ़ना है। सर सीए इंटर में डिडक्शन है, सीएमए इंटर में डिडक्शन है, सेम ही तो है। अरे डिडक्शन के अंदर 80P है, 80LA है, जो सीए वालों को नहीं पढ़ना। 80PA है, 80LA है, 80P है आपका,
ठीक है। 80 JJA है आपका, 80 IAC है, IBA है, जो CA इंटर में नहीं पढ़ना, CA में इंटर वालों को पढ़ना। ऐसे कैसे आप चैप्टर का नाम देके कंपेयर करते हो? बहुत बार CA में इंटर के स्टूडेंट्स CA इंटर के सिलेबस से अपने कोर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे उनका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता और स्कोर पुअर आता है, तो उनको लगता है गलती उन्हीं बच्चों में है, या गलती CMA इंस्टीट्यूट में है, या गलती उस क्वेश्चन पेपर सेटर में है कि उसने हार्ड क्वेश्चन पूछे हैं। आप अपनी तैयारी तो देखो किस लेवल की कर रहे हो। CMA इंटर का डायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स का है और CA इंटर का 60 मार्क्स का, ओनली 60। काफी सारे चैप्टर्स CA इंटर में नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग करो पढ़ाई की। और ये टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन CMA इंटर में है, CA इंटर में नहीं है। चलिए, देयर आर 3 मेथड्स व्हिच आर कॉमनली यूज्ड बाय द टैक्स पेयर टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटीज। ध्यान रखिए, यहां नहीं लिखा है यूज्ड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। लोग गलत बोलते हैं। टैक्स पेयर यानी जो टैक्स देना चाहता है वो अपनी टैक्स की को कम करना चाहता है, वो तो हमें एज अ माध्यम यूज करता है, मीडियम। हालांकि वो 3 तरीके से अपना टैक्स कम करता है, जिसमें से एक ही तरीका सही है, टैक्स प्लानिंग। जो अभी मैं बोल रहा था 80C का इन्वेस्टमेंट का आप डिडक्शन लेते हैं, वो पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग है। कोई भी डिडक्शन क्लेम करना, कोई भी रिलीफ क्लेम करना इज अ पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स अवॉइडेंस, लॉ के लूप फॉल को यूज करके तत्काल टैक्स से बचना, मिसयूज करना लॉ का। टैक्स इवेजन, जानबूझकर फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, फैक्ट्स, खर्चों को छुपाना, खर्चों को ज्यादा करके दिखाना और इनकम को छुपाना, इज अ पार्ट ऑफ टैक्स इवेजन। ठीक। द इशू इन्वॉल्व डिस्टिंक्शंस among the tax planning, tax avoidance और tax evasion is debatable है और लीगल जजमेंट भी डाइवर्सिफाइड है। जैसे टैक्स अवॉइडेंस गलत है, लेकिन कुछ जजमेंट्स बोलते हैं कि जब लॉ ही ऐसा ड्राफ्टेड है और एसएससी टैक्स का फायदा उठाना चाह रहा है तो उठाओ, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम एसएससी को फायदा नहीं उठाना देना चाहते हो तो जाके अमेंडमेंट करो ना। पता चल गया ना तुम्हारे लॉ में लेकुना है, कमी है। तो वही है, थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल इशू है। एक आदमी जो सोचता है कि ये टैक्स अवॉइडेंस गलत है, दूसरा आदमी सोचता है कि इट इज एन अपॉर्चुनिटी। इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है इट इज रॉन्ग, और टैक्स पेयर इंक्लूडिंग टैक्स कंसल्टेंट मेरे जैसा बोलता है इट इज एन अपॉर्चुनिटी, फायदा उठाओ जब तक अमेंडमेंट नहीं होती है। तो गवर्नमेंट भले टैक्स अवॉइडेंस को बोले गलत है, लेकिन एक बिजनेसमैन इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है कि चलो मौका मिल गया टैक्स बचाने का, बचा लो। The income tax law provides for a taxpayer to plan his taxes so that the tax liability is minimum. जब इनकम टैक्स लॉ प्रोवाइड करता और उस 4 कॉर्नर में रह के आप प्लान करते हो तो इट इज अ टैक्स प्लानिंग। Thus when a person arrange his financial affairs within the scope of law, हाउस प्रॉपर्टी में कोई बेनिफिट लेना है, लोन का, इंटरेस्ट का, सैलरी में कोई एग्जम्पशन लेना है, अलाउंसेस पे, परक्यूजिट्स पे, पीजीपी पे में कोई खर्चे का डिडक्शन लेना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन लेना है, 35 AD के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके उसका डिडक्शन लेना है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। कि सर मैं अगर बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री लगाऊंगा 4 स्टेट्स में तो मुझे 32 AD का डिडक्शन मिलेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। सर मैं SEZ यूनिट बना के 10AA का डिडक्शन लूंगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। सर आप लॉ के दायरे में रह के वेरियस एग्जम्पशन, डिडक्शन, रिबेट, रिलीफ क्लेम करना चाहते हो एंड अकॉर्डिंगली टैक्स कम करना चाहते हो, इट इज अ पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। हाउएवर टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस में बहुत कम डिफरेंस है, इंटेंशन पे डिपेंड करता है। सर आप लॉ का लूप फॉल मिसयूज करके टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, अदरवाइज अगर आप शराफत दिखाते तो टैक्स देना पड़ता। जैसे मैं अपने इनकम को स्प्लिट कर दूं कि ये मेरी इनकम है और ये मेरी फैमिली की इनकम है, शराफत दिखाऊं तो सारी मेरी इनकम है, लेकिन मैंने जानबूझकर इनकम टैक्स नजर में क्या कहा है कि जी ये मेरे HUF की इनकम है और ये मेरी पर्सनल इनकम है, दोनों जगह 2,50,000 का बेनिफिट ले लिया। टैक्स अवॉइडेंस, इंटेंशन मेरा टैक्स नहीं देने का है। एनी डिवाइस दैट ट्विस्ट द लॉ एंड पर्पस टू डिफीट द स्पिरिट ऑफ लॉ, लॉ ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन मैंने जानबूझकर लॉ के प्रोविजंस एंड और कॉमा देन फुल स्टॉप का मिसयूज करके फायदा उठाना चाहा, एंड वो फायदा जनरली इलीगल है। लेकिन तुम जेल नहीं जाओगे, गवर्नमेंट तुमको धमकाएगी जरूर
और हो सकता है आगे अमेंडमेंट करके तुमको फंसाएगी जरूर। क्यों सर? अमेंडमेंट कभी कभी ये लोग रेट्रोस्पेक्टिव पुरानी डेट से कर देते हैं। आज एक नई चीज लाएंगे और बोलेंगे 4 साल पहले से इफेक्टिव है क्योंकि लॉ का इंटेंशन क्लियर था, वहां फंस जाओगे। और टैक्स इवेजन तो सर पक्का पक्का फ्रॉड इन्वॉल्व है। जैसे मैंने 10 बच्चों में से 2 बच्चों की रेवेन्यू नहीं दिखाई, खर्चे ज्यादा करके दिखा दिए, अपने पर्सनल घर के खर्चे को भी बिजनेस में दिखा दिया, इट इज अ क्राइम, इट इज अ पेनल्टीज लेविएबल, आप जेल भी जा सकते हैं। चलिए सर अब मेन डिफरेंस में आते हैं। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन एंड टैक्स मैनेजमेंट। रिटर्न फाइल करना, एडवांस टैक्स जमा करना इज अ पार्ट ऑफ टैक्स मैनेजमेंट। गवर्नमेंट के यहां से नोटिस आई है, उसका जवाब देना, ठीक है, टैक्स मैनेजमेंट का पार्ट है। और अभी आपने देखा टैक्स प्लानिंग में क्या आता है, वेरियस टाइप ऑफ डिडक्शन क्लेम करना विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ, लॉ को फॉलो करते हुए कोई डिडक्शन एग्जम्पशन लेना इज अ पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। और अगर आपका इंटेंशन गलत है, लॉ के प्रोविजंस का मिसयूज कर रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि फ्यूचर में अमेंडमेंट के बाद रुक जाएगा, तो वो टैक्स अवॉइडेंस है। जानबूझकर इलीगल नेचर से गलत फ्रॉड इन्वॉल्व करके आप टैक्स बचाना चाहोगे तो वो क्या है, टैक्स इवेजन है। चलिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फीचर्स के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अप्रोच के अकॉर्डिंग, बेनिफिट के अकॉर्डिंग, लॉ के ट्रीटमेंट, प्रैक्टिस, नीड एंड मोरालिटी के बेसिस पर डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में टेबल को थोड़ा ध्यान रख के, हो सकता है 5-6 डिफरेंस बोल दे आपको लिखने के लिए, या फिर एग्जाम में एक्टिविटी दे दे और बोले बताओ ये एक्टिविटी क्या है, टैक्स इवेजन है या टैक्स मैनेजमेंट है या टैक्स प्लानिंग है। 4 एक्टिविटी 4 आंसर 4 मार्क्स, ऐसा काफी अच्छा टॉपिक है। एग्जाम में तो छोड़ के मत जाइएगा ये टेबल। चलिए आपके सामने टेबल है, पढ़िए थोड़ी देर, यहां वीडियो रोक के थोड़ा पढ़ लीजिए आप इसको, चीजों को, नया चीज है आपके सामने, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। Distinguish between tax planning, tax avoidance, tax evasion and tax management. Definition wise, it is a way to reduce tax liability by taking full advantage given in the law, act through various exemption, deduction, rebate reliefs. It is an exercise by the SEC who wants to legally take the advantage of loophole in the act. Act की कमजोरियों को पकड़ के वो फायदा लेना चाहता है, short term in nature. It is an illegal way. It is actually not illegal, tax avoidance, लेकिन नहीं करना चाहिए अगर आप सही आदमी हैं तो। It is an illegal way to reduce tax liability, जानबूझकर deliberately by suppressing the income or sale or by increasing the expenses। क्या तो आप इनकम कम करते हो या एक्सपेंस को बढ़ाते हो, जिसके कारण ओवरऑल इनकम कम होती है और टैक्स कम होता है। It is a procedure to comply the law, tax management. Features: Tax planning is a practice to follow the provision of the law with the moral framework. It is avoidance is a practice of bending the law without breaking it. Break भी नहीं कर रहे हो और law follow भी नहीं करना चाहते हो, right? Sir, it is illegal both script wise as well as morally. और sir, ये तो इम्प्लीमेंटेशन, इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ द पार्ट ऑफ टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में टैक्स डिपार्टमेंट होता है जो इसको मैनेज करता है। ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करना है बट मोरली एंड विद इन द लॉ, स्क्रिप्ट को फॉलो करके, लॉ के प्रोविजन को फॉलो करके मोरली। सर यहाँ टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं टू द मिनिमम बाय अप्लाइंग स्क्रिप्ट ऑफ द लॉ ओनली। मॉडल यहाँ पे आपका गायब होता है। आप एक्चुअल लॉ की रीडिंग करके बोलते लॉ में लिखा है ना, करेंगे ना। आप बोलते हो लॉ में लिखा है तो करेंगे, लॉ बदल दो अगर ये गलत है तो। लॉ नहीं बदल रहा है, हम करेंगे। और सर यहाँ तो अनफेयर मीन्स है और यहाँ तो आप कंप्लाई करते हो। अप्रोच, इट इज अ फ्यूचरिस्टिक एंड पॉजिटिव इन नेचर। सर आज जो आप प्लान करते हैं उसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो टैक्स अवॉइडेंस है वो शॉर्ट टर्म इन नेचर है, क्योंकि लूप फॉल अमेंडमेंट के बाद हट जाएगा, ये आपको पता है। It is concerned with the past and applied after the liability of tax has arisen. It is done with the negative approach to avail the benefit by killing the model of law. It is a continuous approach. ठीक, रिटर्न फाइल करना, एडवांस टैक्स का कंप्लायंस करना, नोटिस का जवाब देना, ये हर साल हर महीने का एक कॉन्टिन्यूस अप्रोच है, करेक्टिव इन नेचर। बेनिफिट्स, लॉन्ग रन में बहुत अच्छा बेनिफिट्स है इसका, शॉर्ट रन में बेनिफिट्स है इसका। इसका तो कोई बेनिफिट्स ही नहीं है सर, पकड़े गए तो पेनल्टी और जेल जाओगे। और सर टैक्स मैनेजमेंट से भी आप पेनल्टी,
इंटरेस्ट और जेल जाने से बचते हो। कोई आदमी अगर रिटर्न नहीं फाइल करता है तो उसको सजा है, फीस है, लेट फी है, इंटरेस्ट है। कोई आदमी टीडीएस का कंप्लायंस नहीं करता है तो अल्टीमेटली उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो हमें टैक्स मैनेजमेंट बचाता है उससे। ट्रीटमेंट ऑफ लॉ, इट इज यूजेस द बेनिफिट ऑफ लॉ, लॉ का बेनिफिट को यूज करता है, ये लूप फॉल को यूज करता है, ये लॉ को ओवर रूल करता है और ये लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। ये अच्छा डिफरेंस लगा मुझे, अच्छा डिफरेंस है। लॉ को के बेनिफिट्स को यूज करता है, ये लॉ के लूप फॉल्स को, ये लॉ को ही ओवरराइड कर देता है और ये लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। पर्पस प्रैक्टिस टैक्स बचाना है, टैक्स को हेज करना है टेम्पररी लूप फॉल को यूज करके, इसमें टैक्स की चोरी करना होता है, इसमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। डिजायरेबल है, अवॉइडेबल है, ऑब्जेक्शनेबल है, इसेंशियल है। अच्छे डिफरेंस हैं ये सब एग्जाम में लिखने के लिए, थोड़ा याद रखिएगा, हो सकता है डिफरेंस लिखने के लिए भी आ जाए। मोरली है ये, इमोरल है ये इलीगल है, और सर टैक्स की टीडीएस जमा करना, एडवांस टैक्स जमा करना, रिटर्न फाइल करना, नोटिस आए तो जवाब देना, इट इज योर ड्यूटी, इट इज अ पार्ट ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इट इज एसेंशियल इन नेचर। काफी अच्छे अच्छे डिफरेंस लगे, अच्छा है पॉइंट। और प्लीज इस पॉइंट को एग्जाम्स के लिए तैयार रखिएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 4-5 स्टेटमेंट और बताना होगा कि ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बाकी ये टेबल के थ्रू डिफरेंस जरूर याद करने की कोशिश कीजिएगा, और ये एक तरह से ज्ञान है, ठीक। इस पेज को अगर आप इग्नोर करके इस टेबल को बार बार पढ़ के याद करके रिकॉल करके एग्जाम में लिख पाए तो 5-6 मार्क्स आपके। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है।